नमस्कार दोस्तों। तो वसीम बरेलवी का एक शेर है कि थके हारे परिंदे जब बसेरे के लिए लौटे तो सलीका मन शाखों का लचक जाना ज़रूरी है। इसका मतलब ये है कि फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़रूरी होती है। जैसे जैसे वक्त बदलता है, जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट का प्रोविज़न क्यों दिया गया है, जैसे जैसे वक्त बदलता है सोसाइटी बदलती है और उसके लिए आपको आपके लॉज, आपके कानून बदलने पड़ते हैं। अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के साथ हमेशा से ये प्रॉब्लम यही रही है कि ये एक ऐसी बॉडी हो चुकी है जो कि इतनी इनफ्लेक्सिबल है कि ये कभी इसमें चेंजेस नहीं हो पाते हैं, इसमें कोई बिग चेंज नहीं हो पाता, जिसकी वजह से प्रेजेंट टाइम में दुनिया में जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, आप चाहे गाज़ा कॉन्फ्लिक्ट उठाइए, आप रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट उठाइए, ये तो अभी प्रेजेंट डे कॉन्फ्लिक्ट हैं जो कि पिछले 3-4 साल में हुए हैं, लेकिन उससे पहले के कॉन्फ्लिक्ट्स भी आप उठा लीजिए। आप सीरिया उठा लीजिए, आप इराक उठाइए, उसके पहले के अरब स्प्रिंग के टाइम पे जो कॉन्फ्लिक्ट्स हुए तुनीशिया और तमाम देशों में, उस टाइम भी देख लीजिए। तो यूएन की जो रेलेवेंस है वो धीरे धीरे ख़त्म होती चली आई है। यूएन ने कभी कोई बड़ा स्टेप लेकर के जिस लिए इस ऑर्गेनाइजेशन को, जिस ऑब्जेक्टिव के लिए बनाया गया था कि बहुत कुछ स्ट्रॉन्ग स्टेप लेकर के एक कॉन्फ्लिक्ट को रोकने का काम ये ऑर्गेनाइजेशन करेगा, वो यूएन करने में पूरी तरीके से फेल रहा है। और इसीलिए पिछले कुछ सालों से 2020 के बाद से ही इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में कुछ प्रॉपर चेंजेस की बात की जा रही थी कई सारी कंट्रीज़ द्वारा। इंडिया ने भी इनफैक्ट ये आवाज़ उठाई थी कि आपको रिफॉर्म करना चाहिए इस बॉडी में, और उन कंट्रीज़ को जो आज की डेट में एक बड़ी इकॉनमीज़ हैं, जो आज की डेट में बड़ी पावर्स हैं, उनको इस परमानेंट मेंबरशिप देनी चाहिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की। अब इस परमानेंट मेंबरशिप के ऊपर हमने काफ़ी डिटेल डिस्कशन करी थी पिछले कुछ दिनों पहले एक वीडियो में, जहां पर मैंने आपको बताया था कि ब्राज़ील के लिए खोलना चाहिए, इंडिया जैसी कंट्री के लिए इनको परमानेंट मेंबरशिप खोलनी चाहिए, अफ्रीकन नेशंस के लिए कुछ परमानेंट मेंबरशिप खोलनी चाहिए। तो ये बातें जो है वो अंदर खाने बहुत समय से चल रही हैं। अब फाइनली यूएस ने क्या किया है कि यूएस ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर एक प्रपोज किया है रिफॉर्म का। अब यूएस ने इस रिफॉर्म को प्रपोज किया है तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूएस ने क्या कहा है कि जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट है, ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर टेम्पररी सीट्स की या नॉन मेंबर पार्टीज की सीट्स की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर परमानेंट सीट्स की बात हो रही है, जो कि 5 हैं। आज की डेट की जो 5 कंट्रीज़ हैं जो 2 ब्लॉक्स में बटी हुई हैं, उन 5 कंट्रीज़ के पास ये परमानेंट सीट है। तो उन परमानेंट सीट को हम बढ़ा करके 5 से 7 करना चाहते हैं, और ये जो 2 सीट्स हम बढ़ाएंगे ये हम अफ्रीकन नेशंस को देंगे। अब यहाँ पर ये अपने आप में बहुत अच्छा प्रपोजल अभी आपको लग रहा होगा कि यूएस ने बहुत अच्छा स्टेप लिया, बिकॉज सी इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में भी बात करी थी कि अफ्रीका में जितने भी इश्यूज़ हैं उतनी पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। सबसे ज़्यादा जो डिस्टर्ब्ड कॉन्टिनेंट रहा है, सदियों से प्रॉब्लम्स रही हैं 1960 के बाद से। कहीं पर बॉर्डर इशूज़ हैं, कहीं पर वाटर, हर तरीके के इशूज़ आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। टेररिज्म से सबसे ज़्यादा ग्रसित जो जगह है वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट रहा है। तो उन कंट्रीज़ का जो रिप्रेजेंटेशन है यूएन में वो सबसे कम है, परमानेंट मेंबर्स में वो कंट्री आती भी नहीं है। तो उन अफ्रीकन नेशंस का रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है, और यूएन कोई स्पेसिफिक रिजोल्यूशन पास भी नहीं कर पाता है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के लिए। और उसका बहुत बड़ा कारण यह है क्योंकि ये सारी कंट्रीज जो कि परमानेंट मेंबर्स हैं, इनके अपने अपने सेल्फ इंटरेस्ट छिपे हुए हैं। कहीं पर फ्रांस का सेल्फ इंटरेस्ट है, कहीं पर चाइना का सेल्फ इंटरेस्ट है, कहीं पर रशिया का वैगनर ग्रुप है तो रशिया का सेल्फ इंटरेस्ट है वहाँ पर, और यूएस का तो हर जगह खैर सेल्फ इंटरेस्ट रहता ही है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। तो अब अफ्रीकन नेशंस को परमानेंट मेंबरशिप देने की बात यहाँ पर यूएस ने इसीलिए प्रपोज की है क्योंकि वो उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ाना चाहते हैं। तो ये तो बहुत वेल एंड गुड स्टेप है, इसको तो पूरी तरीके से वेलकम करना चाहिए। लेकिन अब आप सोचिए कि परमानेंट मेंबरशिप चाहिए क्यों हमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की। परमानेंट मेंबरशिप चाहने का सबसे बड़ा जो कारण है वो ये है कि परमानेंट मेंबर्स के पास होता है वीटो पावर, और आप जब रिजोल्यूशंस लेकर के आते हो जो कि आपकी कंट्री के लिए या आपके इंटरेस्ट के लिए बेटर नहीं है, जो आपके इंटरेस्ट को अंडरमाइन कर, जैसे कश्मीर इशू है। अब देखो कश्मीर इशू पर जब भी ये लोग इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश करते हैं यूएन में उस इशू को, तो इंडिया क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है रशिया से कि यूज़ योर वीटो पावर और इसको स्टॉल कर दो, इसको रोक दो, इस पूरे रिजोल्यूशन को। और ये रशिया ने कई बार किया है कि वो हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं और वो उसको रोक देते हैं अपना वीटो यूज़ करके। बट अगर इंडिया के पास खुद की परमानेंट मेंबरशिप होगी तो वो अपनी बात प्रमुखता से वहां पर रख पाएगा। तो मेन चीज इज दी वीटो पावर। अगर ये वीटो पावर आपके पास है तो आपके इंटरेस्ट को कोई और कंट्री अंडरमाइन नहीं कर सकती। इफ यू आर अ पावर, आपके इंटरेस्ट को कोई और कंट्री अंडरमाइन नहीं कर सकती। इवन आपके जो एलाइज कंट्री हैं उनके भी इंटरेस्ट को कोई अंडरमाइन नहीं कर सकता। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वीटो पावर। अब ये जो वीटो पावर है ये 5 मेंबर्स के पास है, यानी कि ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस, रशिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये जो 5 मेंबर्स हैं, अब प्रपोज ये किया गया था कि इसमें ब्रिटेन को अपनी परमानेंट मेंबरशिप छोड़ देनी चाहिए और इसकी जगह पर इंडिया को इंक्लूड कर देना चाहिए। और इस जो 5 मेंबरशिप है
इसको बढ़ाना चाहिए, इसको 7 या 8 करनी चाहिए, जिसमें कुछ अफ्रीकन नेशंस को देना चाहिए, ब्राज़ील के लिए ये खोलनी चाहिए, ये सारी चीज़ें प्रपोज की गई थी। तो यूनाइटेड नेशंस ने देखो यहाँ पर ब्राज़ील और इंडिया की तो बात ही नहीं करी, उन्होंने कहा हाँ हम इसको एक्सटेंड कर देंगे, 5 से 7 कर देंगे और अफ्रीकन नेशंस को दे देंगे, लेकिन इंपॉर्टेंटली इस मेंबरशिप में हम इन कंट्रीज़ को जिनको हम नया इंक्लूड कर रहे हैं उनको हम वीटो पावर नहीं देंगे। अब आप सोचो कि ऐसे परमानेंट मेंबरशिप का क्या फ़ायदा। अब ये तो वो वाली बात हो गई कि एक टीम, क्रिकेट टीम है और उसका कैप्टन किसी प्लेयर को बना दिया गया है बेचारे को, और उसका कोई डिसीजन मेकिंग है ही नहीं, लेकिन वो या तो सीनियर खिलाड़ी उसका डिसीजन कर रहे हैं कि कौन बॉलिंग करेगा, क्या होगा, कब डीआरएस लेना है, या तो बाहर जो कोच साहब बैठे हैं वो बाहर से बता रहे हैं कि भाई ये करो ये करो ये करो। ये तो वो वाली बात हो गई। तो इस परमानेंट मेंबरशिप का एक्चुअल में कोई फ़ायदा ही नहीं होगा अगर वीटो पावर नहीं मिलता है तो फिर इसका क्या फ़ायदा होगा। तो ये तो फॉर नेम सेक आप चेंज कर रहे हो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर में, और यही प्रॉब्लम होती भी है। अगर आप देखोगे तो सिक्योरिटी काउंसिल में जो रिफॉर्म्स हैं, और पिछले कई सालों से ब्रिटेन को क्यों कहा जा रहा है कि वो अपनी मेंबरशिप छोड़ दे, क्योंकि पिछले कई सालों से जब से ब्रिटेन वीक हुआ है उसने अपने वीटो पावर का इस्तेमाल ही नहीं किया है। वो सिर्फ और सिर्फ यूएस का पपेट बन के इस परमानेंट मेंबरशिप को होल्ड कर रहा है। अब देखो, अगर आप देखोगे ना कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कोई भी डिसीजन हो क्यों नहीं पाता है। अब इसके लिए चाहिए क्या कि ये पांचों कंट्रीज जिनको मैंने दिखाया आपको, वो पांचों यूनानिमसली एग्री करें उस डिसीजन के ऊपर में। अब होता क्या है कि यही प्रॉब्लम है कि ये दोनों अलग अलग ब्लॉक्स की कंट्रीज हैं। एक तरफ ब्रिटेन है, फ्रांस है और यूएस है, इनका अपना एक एलाइड पावर्स हैं, ये इनका एक अपना ब्लॉक है। दूसरे ब्लॉक में आते हैं चाइना और रशिया। तो अगर कोई रिजोल्यूशन पास होना होता है जो कि ब्रिटेन, फ्रांस और यूनाइटेड स्टेट्स इंट्रोड्यूस करते हैं, तो वो इनके चाइना और रशिया के इंटरेस्ट को अंडरमाइन करता है, इसलिए अपना वीटो यूज़ कर लेते हैं। दूसरी तरफ अगर रशिया और चाइना कोई रिजोल्यूशन लेके आते हैं तो वो ब्रिटेन, फ्रांस और यूनाइटेड स्टेट्स उसको वीटो कर लेते हैं। तो इसकी वजह से कोई सीरियस चेंज हो ही नहीं पाता है, क्योंकि ये दो ब्लॉक्स की कंट्रीज हैं। और इसीलिए कहा गया था, सारे एनालिस्ट, सारे एक्सपर्ट्स ने ये कहा कि भाई अगर आपको बिग चेंज करना है सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर में, तो आपको न्यूट्रल मेंबर्स को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। वो न्यूट्रल मेंबर्स जो कि दोनों ब्लॉक्स में जिनकी अच्छी पैठ है, वो दोनों से बातचीत करके एक बीच का रास्ता निकाल पाएं। आज की डेट में जो इंडिया कर रहा है, इंडिया हैज़ अ वेरी गुड रिलेशन विद रशियाज ब्लॉक, इंडिया हैज़ अ वेरी गुड रिलेशन विद द यूएस ब्लॉक एज वेल। तो यहाँ पर इंडिया जैसी कंट्रीज़ को आपको इसीलिए इंक्लूड करने के लिए बोला गया था। लेकिन इंडिया की बात अगर ये करेंगे तो यूएस का इंटरेस्ट इसमें अंडरमाइन होगा, बिकॉज यूएस को लगता है दैट इंडिया इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ रशिया, और अगर उनको हमने इंट्रोड्यूस किया यहाँ पर तो रशिया का जो ब्लॉक है वो और स्ट्रांग हो जाएगा। और इसकी वजह से उन्होंने इंडिया का जिक्र करना भी सही नहीं समझा। उन्होंने अफ्रीकन नेशंस के लिए इसीलिए एक्सटेंड कर दिया, लेकिन उनको भी वीटो पावर नहीं दिया जाएगा, बिकॉज उनका ही भरोसा नहीं है कि वो कब लेफ्ट गवर्नमेंट वहाँ पर आ जाए। गवर्नमेंट वहाँ पर आती जाती रहती है अफ्रीकन नेशन, मोस्ट ऑफ द अफ्रीकन नेशंस में, तो इसको भी समझना है उनको। इस वजह से उन्होंने क्या किया कि उसके लिए परमानेंट मेंबरशिप को अलाउ ही नहीं किया। अब बहुत थक हार के उन्होंने आखिर ये परमानेंट मेंबरशिप वो देना क्यों नहीं चाहते हैं, इसका कारण मैं आपको वैसे भी बता ही दिया। यूएस का क्या कहना है, उनका कहना है कि देखो पहले से ही एक डेडलॉक की सिचुएशन है सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर में, और ये डेडलॉक जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा अकॉर्डिंग टू यूएस। बट ये तो डेडलॉक ऑलरेडी है, और अगर आप न्यूट्रल कंट्रीज़ को यहाँ पर ले करके आते हो तो ये डेडलॉक ब्रेक होगा, ना कि और ज़्यादा बढ़ेगा। हालांकि यूएस अपना क्योंकि इसमें इंटरेस्ट को सेफगार्ड करना चाहता है, इसीलिए वो ऐसा कह रहा है कि ये डेडलॉक और ज़्यादा बढ़ जाएगा। खैर, अब यूएस ने ये प्रपोज किया है तो मतलब अब शाह ने कोई बात उठाई है तो उसमें वाह वाह तो करना ही है। मतलब अगर किंग ने कोई शायरी सुनाई है ना तो उसमें वाह वाह तो करना ज़रूरी है। तो एंटोनियो गुटेरेस ने वाह वाह किया है। एंटोनियो गुटेरेस ने इसमें कहा है कि बहुत बड़ा स्टेप है और इसको हम वेलकम करते हैं। और बहुत थक हार के सितंबर 2022 के बाद प्रेसिडेंट बाइडेन ने भी कहा था कि रिफॉर्म की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, और तब से ये लोग दिमाग लगा रहे थे कि क्या किया जाए। रिफॉर्म के लिए बोल तो दिया है, लेकिन ये रिफॉर्म देंगे कैसे। तो बहुत दिमाग लगाने के बाद इन्होंने सोचा है कि ऐसा करते हैं, दे देते हैं और वीटो पावर ले लेते हैं, तो इसके पास वो शक्ति ही नहीं रहेगी। तो अब आप सोचिए कि जो पुराने मेंबर्स हैं, जो 5 कंट्रीज़ हैं जिनके पास वीटो पावर है, उनसे कमज़ोर होंगी वो कंट्रीज़ जो नई परमानेंट मेंबरशिप लेंगी। तो फिर ऐसे परमानेंट मेंबरशिप का क्या फ़ायदा। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके इसके ऊपर क्या टिप्पणियां हैं, या आप इसको किस तरीके से देखते हो। तो आई होप आपको ये सारी पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। यूएस का जो गेम प्ले है वो भी समझ में आ चुका होगा। तो आज के लिए इतना ही। अब वीडियो में को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है।
देखिए, अगर आप यूपीएससी सीएससी 2025 के प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अनअकैडमी ने आपके लिए राहें अब और आसान कर दी है। हमारी जो यूपीएससी सीएससी की कोर्स फीस है उसमें हमने 50% तक का डिस्काउंट किया है और अब वो प्राइस सिर्फ और सिर्फ 24,999 हो गया है। मतलब इस कोर्स फीस में आपको अनअकैडमी की टॉप फैकल्टीज़ जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज़ पढ़ाएंगी, प्लस इसके साथ आपको 1-to-1 मेंटोरशिप भी मिलेगी, प्लस आपके लिए स्पेसिफिक डाउट सेशंस भी लगाए जाएंगे। मतलब ये अपने आप में एक कंप्लीट प्रोग्राम है जहाँ पर आपको जीएस, सीसैट, टेस्ट सीरीज सब कुछ सिर्फ और सिर्फ 24,999 में कवर कराया जाएगा। तो अगर आप इस डिस्काउंटेड प्राइस पर इस कोर्स को अवेल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दिया, उस लिंक पर क्लिक करिएगा और जहां पर यूज़ कोड का ऑप्शन आएगा वहां पर आप APYT10 यूज़ करना, तो आप इस कोर्स को अवेल कर पाओगे। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।